हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। लास्ट टॉपिक हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर 6, जिसमें हम पढ़ेंगे विद्युत अपघटनीय सेल, द सेकेंड पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। विद्युत अपघटनीय सेल मींस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, या इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है और इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। तो इसको पढ़ने के लिए आपको एकदम बेसिक लेवल से पढ़ना पड़ेगा कि सबसे पहले, है ना, चालक क्या होते हैं। तो टॉपिक आपको यहां से पढ़ना होगा, व्हाट आर द कंडक्टर्स। कंडक्टर्स किसे कहते हैं, चालक क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो वी ऑल नो दैट कंडक्टर्स आर दोज सब्सटेंस विच कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। मतलब चालक वे पदार्थ होते हैं जो धारा का चालन कर सकते हैं, ठीक है, जो विद्युत धारा को अपने में से गुजरने देते हैं, उन्हें हम कहते हैं कंडक्टर। और ये कंडक्टर जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं फिजिकल कंडक्टर, फिजिकल कंडक्टर यानी भौतिक चालक, जिनको हम बोलते हैं धात्विक चालक, मेटालिक कंडक्टर। और एक होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं विद्युत अपघटनीय चालक, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। विद्युत अपघटनीय चालक, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंडक्टर। फर्स्ट इज मेटालिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर को हम और क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनीय चालक, या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स भी बोलते हैं इसको। और ये कहलाते हैं विद्युत अपघटनीय, दैट मींस इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। देखें बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों में। तो देखो, धात्विक चालक, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि धात्विक चालक में क्या होगा, धातु होगा और मेटल होगा। तो मेटल में इलेक्ट्रिसिटी किस वजह से फ्लो होती है, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। यानी धात्विक चालक में धारा का चालन किसकी वजह से होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, ठीक है, ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन। इसमें इलेक्ट्रिसिटी मुक्त, क्योंकि धातुओं में हम जानते हैं क्या होता है, मेटल्स में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। जबकि विद्युत अपघटनीय चालक क्या होते हैं, केमिकल कंडक्टर, केमिकल यानी रासायनिक चालक। इनमें विद्युत धारा का चालन आयनों के द्वारा होता है, ठीक है। इनमें जो है विद्युत धारा का चालन आयनों के द्वारा होता है, या आयनों के कारण होता है, ठीक है, आयनों के कारण। तो पहला डिफरेंस क्या है, कंडक्टर दो तरह के हैं। जो धात्विक चालक होते हैं उसमें धारा मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, जबकि जो विद्युत अपघटनीय चालक होते हैं उसमें धारा का चालन फ्री आयंस, मुक्त आयनों के कारण होता है। दूसरा डिफरेंस देखो, धात्विक चालक में और विद्युत अपघटनीय चालक में क्या डिफरेंस है। बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, कंपटीशन एग्जाम में ये सवाल पूछते हैं, तो वो भी आप ध्यान रखना कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, है ना, व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज, तो हम जानते हैं फिजिक्स में मेटल जो होता है, या कंडक्टर, मेटल कंडक्टर जो होता है धात्विक चालक, उसका प्रतिरोध बढ़ता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है। और जब प्रतिरोध बढ़ेगा तो कंडक्टेंस यानी कि चालकता जो होती है वो घटती है। तो धात्विक चालक की कंडक्टेंस यानी चालकता घटती है जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। क्यों घटती है, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ता है। यहां उल्टा है, विद्युत अपघटनीय चालकों में क्या होता है, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जब हम ताप बढ़ाते हैं, तो होता क्या है, जो आयंस हैं उन आयनों के बीच का जो आयनिक बंध है वो धीरे धीरे दुर्बल होने लगता है। दैट मीन्स आयनों का वियोजन बढ़ जाता है। जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे डिसोसिएशन बढ़ेगा, आयनों का वियोजन बढ़ेगा। और जब आयनों का वियोजन बढ़ेगा तो नंबर ऑफ आयंस ज्यादा फ्री हो जाएंगे, और अगर आयंस ज्यादा फ्री हो गए तो हम कह सकते हैं चालकता बढ़ती है। तो ये बोर्ड एग्जाम में भी पूछा हुआ सवाल है, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछ सकते हैं कि विद्युत अपघटनीय चालक और धात्विक चालक में टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। तो धात्विक चालक में ताप बढ़ाने पर चालकता घटती है, जबकि विद्युत अपघटनीय चालकों में ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है। एक और डिफरेंस दोनों में और देखते हैं। जो धात्विक चालक होते हैं ना भैया, वो ओम के नियम का पालन करते हैं, ओम के नियम का पालन करते हैं। वी नो दैट, है ना, V इक्वल्स टू IR, ओम्स लॉ, V इज प्रोपोर्शनल टू I, विभव धारा के समानुपाती होता है, या V इक्वल्स टू IR। तो ये ओम के नियमों का पालन करते हैं। जबकि विद्युत अपघटनीय चालक जो हैं ये फैराडे के नियमों का पालन करते हैं। फैराडे नियम का पालन, जो हम आगे पढ़ेंगे आगे के लेक्चर्स में।
फेराडेज लॉ, दो लॉ है इसमें, दो नियम है, वो हम पढ़ेंगे बाद में। तो ये फेराडे के नियम का पालन करते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है दोनों में कि जब धारा प्रवाहित होती है, when the current is flow in the metallic conductor, धात्विक चालकों में जब धारा का प्रवाह होता है तब कोई तरह का केमिकल चेंज नहीं होता है। there is no chemical change in the metallic conductor during the flow of current। जब धारा प्रवाहित होगी तो इनमें किसी भी प्रकार का रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। देयर इज नो केमिकल चेंज एज वेल एज नो फिजिकल चेंज, है ना। ज्यादातर कोई भौतिक परिवर्तन भी नहीं होता है। मेटल वायर जो है वो पिघल नहीं जाता है अगर अपन उसमें धारा प्रवाहित करते हैं। सिर्फ क्या होता है, तार, धातु का जो तार है, तांबे का तार, वो गर्म हो जाता है, बस इतना फर्क होता है उसमें, सिर्फ वो गर्म हो जाता है। ऐसा नहीं होता है कि कॉपर के वायर में आप धारा प्रवाहित कर रहे हो तो वो चांदी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें कोई तरह का केमिकल चेंज नहीं होता है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, जो विद्युत अपघटनीय चालक हैं, जब आप इसमें धारा प्रवाहित करेंगे ना तो वहां पे केमिकल चेंज होगा, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो इनमें क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजेस होते हैं, रासायनिक परिवर्तन होते हैं। जैसे मैं आगे आपको जब इलेक्ट्रोलाइसिस बताऊंगा तब मैं बताऊंगा, देखो इसमें केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया सबसे पहले कि चालक दो प्रकार के होते हैं, धात्विक चालक और विद्युत अपघटनीय चालक। इन्हीं विद्युत अपघटनीय चालकों को हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघट्य। तो विद्युत अपघट्य क्या है, इसके कितने प्रकार हैं, यहां से हम पढ़ते हैं। देखिए, विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य और उसके प्रकार, तो नाम से ही पता चल रहा है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, यही जिसमें धारा का चालन मुक्त आयनों के कारण होता है, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। सिंपल डेफिनेशन में हम कह सकते हैं वे पदार्थ जिनमें धारा प्रवाहित करने पर, जिनमें धारा प्रवाहित करने पर, करंट फ्लो करने पर, धारा प्रवाहित करने पर विपरीत आवेशित आयनों में टूट जाते हैं, आयनों में वियोजित हो जाते हैं या वियोजित होकर धारा का चालन करते हैं, धारा का चालन करते हैं, धारा का चालन करते हैं, विद्युत अपघट्य या वैद्युत अपघट्य, ठीक है, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। सिंपल डेफिनेशन है, दो सब्सटेंस which can ionized or which can dissociate into oppositely charged ion and flow the electric current are called electrolytes। उन्हें हम कहते हैं विद्युत अपघट्य। और ये जो विद्युत अपघट्य हैं, ये होते कौन से हैं, तो याद रखना कि जो मोस्टली विद्युत अपघट्य होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर आयोनिक कंपाउंड्स। सभी जो आयनिक यौगिक हैं वो विद्युत अपघट्य होते हैं, लाइक NaCl, लाइक KCl। तो कोई भी आयनिक यौगिक होगा वो एक क्या होगा, विद्युत अपघट्य होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा। ऑल आयोनिक कंपाउंड्स आर इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट कितने प्रकार के होते हैं, तो देखो विद्युत अपघट्य दो प्रकार के होते हैं। यहां से आप ध्यान से समझना, तो आगे तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, जितना हम इसको पढ़ेंगे उतना आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक को हम बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक कहलाता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग यानी प्रबल, और एक कहलाता है वीक इलेक्ट्रोलाइट मींस दुर्बल, वीक इलेक्ट्रोलाइट यानी दुर्बल विद्युत अपघट्य। स्ट्रॉन्ग कौन से होते हैं, ऐसे विद्युत अपघट्य जो 100% यानी कि पूर्ण रूप से 100% क्या हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं। दोज इलेक्ट्रोलाइट विच कैन कंप्लीटली आयोनाइज्ड, उन्हें हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जो पूरे आयनित नहीं होते हैं बल्कि आंशिक रूप से, जो आंशिक रूप से आयनित होते हैं। दोज इलेक्ट्रोलाइट विच डिसोशिएट पार्शियली, जो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते हैं, उन्हें बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, है ना, आंशिक रूप से वियोजित होने वाले। आपको इनके एग्जाम्पल याद रखने हैं कि कौन कौन से स्ट्रॉन्ग होते हैं, कौन कौन से वीक होते हैं, तब आप आगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कोलराउस का नियम या उसके आगे आयनिक स्ट्रेंथ या डिबाई हक्कल लॉ, है ना, जो फर्स्ट ग्रेड लेवल पे हम पढ़ते हैं,
डिबाई-हक्कल का नियम, मेम्ब्रेन इक्विलिब्रियम, वो आपको समझ में आएगा। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से स्ट्रांग होते हैं और कौन कौन से वीक होते हैं। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं, तो आप सिंपल ट्रिक से याद रखना, ऑल टाइप्स ऑफ सॉल्ट, सभी प्रकार के लवण, सभी प्रकार के लवण, ऑल टाइप्स ऑफ सॉल्ट। आपके दिमाग में जो सॉल्ट आ रहा है आप लिख दो, वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, लाइक NaCl, लाइक KCl, लाइक K2SO4, कैल्शियम कार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड, एनीवन, जो भी आपके दिमाग में आ रहा हो कि सर ये एक सॉल्ट है तो ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, ये फिक्स्ड है। दूसरा, ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड, सभी प्रबल अम्ल, सभी प्रबल अम्ल। तो जो भी आपके दिमाग में स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल आ रहा हो, स्ट्रॉन्ग एसिड आप खूब सारे जानते होंगे, जैसे कि HCl है, या जैसे H2SO4 है, HNO3 नाइट्रिक एसिड है, जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं दे आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। एंड लास्ट थर्ड, स्ट्रॉन्ग बेस, सभी प्रबल क्षार, सभी प्रबल क्षार, जो भी आपको स्ट्रॉन्ग बेस याद हो, जैसे कि NaOH है या KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, ये सीजियम हाइड्रोक्साइड, जो भी स्ट्रॉन्ग सॉल्ट होगा, मतलब सभी प्रबल स्ट्रॉन्ग बेस होगा, वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। क्लियर? नेक्स्ट, वीक कौन से हुए? तो अब आपके पास दो ही बातें बची है। कौन सी दो बातें भाई? सभी प्रबल अम्ल तो यहां आ गए, सभी प्रबल क्षार आ गए, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आ गए, तो पीछे क्या बचा? वीक एसिड एंड वीक बेस। तो ऑल वीक एसिड, सभी दुर्बल अम्ल, जितने भी दुर्बल अम्ल होते हैं, जो भी आपको याद हो, जैसे कि एसिटिक अम्ल CH3COOH, फॉर्मिक अम्ल HCOOH, H2S, ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड HCN, फिनॉल, अल्कोहल, ऑल द वीक एसिड, जितने भी वीक एसिड हैं दे आर वीक इलेक्ट्रोलाइट, वो दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं। और सभी दुर्बल क्षार, सभी दुर्बल क्षार, ऑल वीक बेस लाइक अमोनियम हाइड्रोक्साइड, है ना, लाइक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जो भी दुर्बल क्षार होता है वो एक दुर्बल विद्युत अपघट्य होता है। तो सबसे पहली बात, अगर आपको ये टॉपिक पढ़ना है तो आपको ध्यान रखना है कि विद्युत अपघट्य क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स आर? देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। स्ट्रॉन्ग दोज विच कैन 100% आयोनाइज्ड, एंड द वीक इलेक्ट्रोलाइट विच कैन पार्शियली आयोनाइज्ड। ऑल strong acid, all strong base and salt are strong electrolyte, while all weak acid and weak base are weak electrolyte. Clear? अब देखें आगे, सर ये क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना, विद्युत अपघटन क्या होता है और विद्युत अपघटन से उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट कैसे डिसाइड होते हैं। तो देखो, विद्युत अपघट्य के बारे में मैं आपको बताता हूं कि विद्युत अपघट्य क्या होता है, विद्युत अपघटन क्या होता है, सॉरी, है ना, विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे, मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा कि कैसे प्रोडक्ट डिसाइड होता है इलेक्ट्रोलाइसिस में। इलेक्ट्रोलाइसिस, विद्युत अपघटन, ठीक है। जैसे ये हमारे पास एक विद्युत अपघटनीय सेल है, इट इज अ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, है ना, जिसे हम पहले भी देख चुके हैं। एक इलेक्ट्रोड होता है एनोड और एक इलेक्ट्रोड होता है कैथोड। एनोड होता है पॉजिटिवली चार्ज, कैथोड होता है नेगेटिवली चार्ज ना। ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, सॉरी, ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। और इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जब हम कोई इलेक्ट्रोलाइट भर देते हैं, मान लीजिए मैंने इसमें भर दिया मोल्टेन जो है सोडियम क्लोराइड, फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड यानी गलित सोडियम क्लोराइड, और मैंने इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की। जैसे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, विद्युत अपघट्य क्या होते हैं? जो आयनों में डिसोशिएट होते हैं। तो जैसे इसमें करंट फ्लो करेंगे, ये सोडियम क्लोराइड Na+ और Cl- में डिसोशिएट हो जाएगा। देखो आप ध्यान से इसको, Na+ में और Cl- में डिसोशिएट हो जाएगा। फिर ये ऑपोजिटली चार्ज आयंस जो है, यानी Na+ जो है वो जाएगा कैथोड की तरफ, Cl- जाएगा एनोड की तरफ। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस।
सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस? क्या होता है इलेक्ट्रोलाइसिस? परिभाषित करें अगर अपन इसको डिफाइन करें तो देखो इस डायग्राम को देख के आपको डिफाइन करना है ना, रट्टे नहीं मारना है इसको देख के कि जब किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, विद्युत अपघटनीय सेल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विद्युत अपघट्य विपरीत आवेशित आयनों में टूट जाता है। ये विपरीत आवेशित आयन विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं। इनके विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति करने को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। सिंपल, ठीक है। विपरीत आवेशित आयनों, विपरीत आवेशित आयनों का विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड, विपरीत आवेशित आयनों का विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति करना, इलेक्ट्रोड की ओर गति करना विद्युत अपघटन कहलाता है। विद्युत अपघटन कहलाता है। द माइग्रेशन ऑफ oppositely charged ions to the oppositely charged electrode is called electrolysis during the electrolysis, है ना, it called electrolysis। तो उसे हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं जिसमें आवेश जैसे धनायन है तो वो कैथोड की ओर जा रहा है, ऋणायन है तो वो एनोड की ओर जो है गति कर रहा है, इसे हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। अब यहां से देखो एक इंपॉर्टेंट कहानी चालू होगी, ठीक है। और वो कहानी क्या होगी कि जब ये आयंस एनोड और कैथोड पर जाएंगे तो एनोड और कैथोड पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यानी कि एक केमिकल रिएक्शन वहां पे कंप्लीट होगी, एक रिडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट होगी, है ना। ऑक्सीकरण होगा, अपचयन होगा और उससे कुछ उत्पाद बनेंगे, उससे कुछ प्रोडक्ट बनेगा और उस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोडक्ट। और उसको कैसे ज्ञात करते हैं, उसका क्या तरीका है, उसकी क्या ट्रिक है, ये मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्रोडक्ट को डिसाइड करना है। पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस में आगे होगा क्या। अब आगे क्या होगा देखो, जैसे ही ये NaCl लिया है मैंने, कौन सा, मोल्टन NaCl, तो क्या होगा, एनोड पर जाएगा कौन, एनोड पर जाएगा Cl-, ये गया देखो Cl- एनोड पर। और ये हमें पहले से पता है, मैंने आपको बताया भी है कि एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो यहां पर ऑक्सीकरण होगा और ऑक्सीकरण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लेना, सॉरी, ऑक्सीकरण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन त्यागना। तो Cl- गिव्स Cl+ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन रिलीज करना, इलेक्ट्रॉन त्यागना। तो ये Cl- Cl बनाएगा और एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। अगर यहां 2Cl- हो, 2Cl- तो यहां बन जाएगा Cl2 एंड इट कैन रिलीज 2 इलेक्ट्रॉन्स। That means what happens during the electrolysis of molten NaCl at anode? एनोड पर क्या होगा, जब हम विद्युत अपघटन करेंगे NaCl का, तो विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर यानी इस इलेक्ट्रोड पर कौन सी गैस बाहर निकलेगी, क्लोरीन गैस बाहर निकलेगी। इसे हम कहते हैं विद्युत अपघटन का उत्पाद, प्रोडक्ट क्या बना, क्लोरीन गैस बनी। कौन से इलेक्ट्रोड पर बनी, एनोड पर। कैथोड पर क्या होगा देखते हैं, और ध्यान रखना दोस्तों, कैथोड पर हमेशा याद रखना कौन सा फिनोमिना होता है, अपचयन। एनोड पर कौन सा होता है, ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण, और कैथोड पर होता है रिडक्शन। अब कैथोड पर कौन गया, Na+ गया कैथोड पे, और रिडक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लेना। ये सोडियम प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम में, है ना। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके सोडियम में बदल जाएगा। मतलब ये जो इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर, यहां पर इलेक्ट्रोड के ऊपर सोडियम का जमाव हो जाएगा कैथोड पर, और एनोड पर कौन सी गैस निकलेगी, क्लोरीन गैस। बात समझ में आई। कंपटीशन एग्जाम में आपको सवाल भी ऐसे ही पूछेंगे कि गलित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन पर एनोड और कैथोड पर निम्न में से क्या उत्पाद प्राप्त होते हैं, ठीक है। एनोड और कैथोड पर क्या प्रोडक्ट बनते हैं, तो एनोड पर बनती है क्लोरीन गैस, कैथोड पर बनता है सोडियम। क्लियर। ये तो किसका विद्युत अपघटन था, ये था गलित सोडियम क्लोराइड का, मोल्टन NaCl का। अब अगर मैं यहां पर गलित सोडियम क्लोराइड की जगह पे, है ना, जलीय सोडियम क्लोराइड लूं
तो देखो विद्युत अपघटन कैसे होगा और उसका प्रोडक्ट आपको कैसे डिसाइड करना है, उसके लिए आप बोर्ड पे ध्यान से देखना इसको, ठीक है। मान लीजिए इस बार मैंने विद्युत अपघटन किया, एग्जाम्पल नंबर 2, इलेक्ट्रोलाइसिस हमने किया है। किसका इलेक्ट्रोलाइसिस? गलित सोडियम क्लोराइड की जगह जलीय सोडियम क्लोराइड, एक्वस NaCl। अब अगर एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे हम, तो देखो Na+ तो बनेगा ही, Cl- भी बनेगा, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि सर वाटर इज ऑल्सो अ इलेक्ट्रोलाइट, पानी भी एक इलेक्ट्रोलाइट है, और अगर पानी एक इलेक्ट्रोलाइट है तो ये क्या बनाएगा? H+ और क्या बनाएगा? OH-, यानी कि पानी का भी विद्युत अपघटन होगा और पानी भी H+ और OH- बनाएगा, है ना। तो इस बार देखो अब साफ दिख रहा है कि सर इस बार इसका मतलब ये हुआ कि 2 आयन जाएंगे एनोड पर, कौन कौन? Cl- OH-, और 2 आयन जाएंगे कहां पर? कैथोड पर, Na+ और H+। यानी इस बार इनके बीच में होगी फाइट कि किसका ऑक्सीकरण हो और किसका अपचयन हो। ध्यान रखना, दोनों का ऑक्सीकरण नहीं होता है। ऐसे तो 10 जिन्हें एक साथ गए एनोड पर, तो इसका मतलब ये नहीं कि 10 के 10 का ऑक्सीकरण होगा, 10 में से 1 का ऑक्सीकरण होगा केवल, है ना। और इसी तरह से कैथोड पर भी सिर्फ 1 का अपचयन होगा। तो अब देखो प्रोडक्ट कैसे डिसाइड करना है। सबसे पहले बात करता हूं मैं एनोड की, और एनोड पर 2 आयंस पहुंच गए। कौन कौन पहुंच गए? Cl- पहुंच गया और OH- पहुंच गया एनोड पर, ठीक है। अभी मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा, तरीका सिखाऊंगा कि ये निकालते कैसे हैं, बट अभी आप ध्यान रखना कि इन दोनों आयनों में से इस OH का ऑक्सीकरण यहां पर नहीं होता है। एनोड पर OH से पहले Cl- का ऑक्सीडेशन होता है, और Cl- 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके Cl2 गैस बनाकर एनोड पर Cl2 गैस बनाता है। मतलब वापस इस बार भी एनोड पर क्या निकल रही है? क्लोरीन गैस ही निकल रही है, ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट एट द कैथोड? एट द कैथोड व्हाट हैपेंस? देखिए बोर्ड पे क्या होगा। कैथोड पर 2 आयंस पहुंच गए यहां पर फिर से। कौन कौन से आयन पहुंच गए? H+ पहुंच गया और Na+ पहुंच गया। जब हमने गलित NaCl लिया था तो सोडियम ही था अकेला Na+, इसलिए Na+ का अपचयन हुआ। अब यहां 2 आ गए, H+ भी पहुंच गया, Na+ भी पहुंच गया, दोनों यहां आके खड़े हो गए, Na+ भी और H+ भी। लेकिन दोनों में से जो H+ आयन है उनका अपचयन होता है, Na का अपचयन नहीं होता है। 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2। मतलब दोनों में से H+ जो है वो पहले इलेक्ट्रॉन ले लेगा, है ना, वो पहले इलेक्ट्रॉन लेकर अपचयित हो जाएगा। Na+ का अपचयन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों नहीं होगा और क्यों होगा, और किसका आपको मान लो इसके अलावा कोई केस आ गया तो सर हम कैसे याद रखेंगे, है ना। इसके अलावा कोई केस आ गया तो हम कैसे करेंगे, तो मैं आपको उसका तरीका सिखाऊंगा, ट्रिक सिखाऊंगा कि आप ऐसे प्रोडक्ट निकाल सकते हो। अभी आपको समझ में आया दोनों का कि आप जब गलित NaCl लेंगे तो एनोड पर क्लोरीन, कैथोड पर सोडियम, लेकिन जब आप जलीय NaCl लेंगे तो एनोड पर क्लोरीन और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बनती है। सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है ना, डायरेक्ट पूछा हुआ है कि जलीय सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन पर एनोड और कैथोड पर बनने वाले उत्पाद होंगे। तो एनोड पर बनती है क्लोरीन गैस और कैथोड पर बनती है हाइड्रोजन गैस। इज दैट क्लियर? अब मैं आपको बताता हूं कि ये प्रोडक्ट हम डिसाइड कैसे करेंगे। ये प्रोडक्ट हम देखेंगे कैसे कि यहां पर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनेगा, क्यों H+ का अपचयन हो रहा है, Na+ का नहीं हो रहा, और क्यों Cl- का ऑक्सीडेशन हो रहा है, OH- का नहीं हो रहा। दैट मीन्स द सिंपल हेडिंग इज प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस यानी कि विद्युत अपघटन के उत्पाद, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस विद्युत अपघटन के उत्पाद। प्रोडक्ट को डिसाइड करने के लिए देखो ध्यान से दोस्तों, आपको मेरी 3-4 बातें याद रखनी है। याद क्या रखनी है? ध्यान रखनी है इन 3-4 बातों को, ठीक है। सबसे पहली बात आपको देखना है विच काइंड ऑफ इलेक्ट्रोड। सबसे पहले आपको देखना है इलेक्ट्रोड कैसा है ना। जो आप यहां पे इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हो ये इलेक्ट्रोड कैसे हैं। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोड 2 तरह के होते हैं। एक होता है रिएक्टिव इलेक्ट्रोड और एक होता है इनर्ट इलेक्ट्रोड। एक्टिव और जो है इनर्ट। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 2 तरह के इलेक्ट्रोड्स होते हैं। एक होता है इनर्ट इलेक्ट्रोड
और एक होता है एक्टिव। हिंदी में कहें तो ऊपर वाले को कहते हैं निष्क्रिय इलेक्ट्रोड और एक होता है सक्रिय इलेक्ट्रोड। सर क्या मतलब है निष्क्रिय का और सक्रिय का? तो मतलब सुनना, अगर कोई इलेक्ट्रोड है ना, अगर कोई इलेक्ट्रोड यहां जो विद्युत अपघटन हो रहा है उसमें अगर इलेक्ट्रोड भी भाग ले ले, इलेक्ट्रोड खुद भाग ले ले इलेक्ट्रोलाइसिस में, तो हम उसे कहेंगे एक्टिव इलेक्ट्रोड। और अगर इलेक्ट्रोड भाग नहीं ले रहा है, इलेक्ट्रोड पर कुछ भी नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रोड एज इट इज है, सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट जो है उसका विद्युत अपघटन हो रहा है, तो उसको कहते हैं इनर्ट, अक्रिय इलेक्ट्रोड। अक्रिय इलेक्ट्रोड में आप दो एग्जाम्पल याद रखना, एक तो प्लेटिनम और एक ग्रेफाइट। ये दो इलेक्ट्रोड जो है निष्क्रिय या अक्रिय इलेक्ट्रोड होते हैं। कौन से? प्लेटिनम और ग्रेफाइट। बाकी ज्यादातर इलेक्ट्रोड सारे कैसे होंगे? एक्टिव इलेक्ट्रोड्स होंगे। एक्टिव इलेक्ट्रोड जैसे कि कॉपर है या जिंक है ना, ईटीसी, और दूसरे जो इलेक्ट्रोड, जितने भी इलेक्ट्रोड है, ज्यादातर सारे इलेक्ट्रोड्स एक्टिव होते हैं। ठीक है, तो एक्टिव इलेक्ट्रोड, सारे इलेक्ट्रोड एक्टिव होंगे, प्लेटिनम को छोड़ के, ग्रेफाइट को छोड़ के। ठीक है, अब देखो, जब आपका इलेक्ट्रोड एक्टिव होगा, है ना, जब आपका इलेक्ट्रोड कैसा है? एक्टिव इलेक्ट्रोड है, ये वाला इलेक्ट्रोड है एक्टिव, उस कंडीशन में देखो आपको क्या करना है, और निष्क्रिय इलेक्ट्रोड हो तो आपको क्या करना है। ध्यान रखना, जब आपका एक्टिव इलेक्ट्रोड होगा तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण और अपचयन होता है। ऑक्सीकरण तथा अपचयन होता है। इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण और अपचयन होगा, मतलब इलेक्ट्रोड का खुद का ऑक्सीकरण होगा, इलेक्ट्रोड का खुद का अपचयन होगा। किसका ऑक्सीकरण और अपचयन नहीं होगा? इलेक्ट्रोलाइट का, विद्युत अपघट्य का कुछ नहीं होगा उसमें। मान लीजिए ये इलेक्ट्रोड कॉपर का है, ये भी इलेक्ट्रोड कॉपर का है, तो एनोड पर कॉपर का ऑक्सीकरण होगा, कैथोड पर कॉपर का ही अपचयन हो जाएगा। कुछ इस तरह से देख लीजिए एक बार ध्यान से। जैसे मान लीजिए कॉपर का इलेक्ट्रोड है, तो एनोड पर कॉपर का इलेक्ट्रोड ऑक्सीकृत हो जाएगा, यानी कॉपर से बनेगा कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और कैथोड पर वापस ये कॉपर +2 जाएगा और इसी का अपचयन हो जाएगा, कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर। मतलब एनोड और कैथोड पर जो इलेक्ट्रोड है उसी का ऑक्सीडेशन और उसी का रिडक्शन होता है। उस कंडीशन में इलेक्ट्रोलाइट का कुछ भी नहीं होता है, इलेक्ट्रोलाइट एज इट इज रहता है। हम कुल मिला के यूं कह सकते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ ही नहीं जब आप क्या लेंगे? एक्टिव इलेक्ट्रोड। और मैं जो आपको रूल्स बता रहा हूं कि ये प्रोडक्ट कैसे डिसाइड करना है, वो किसके लिए एप्लीकेबल है? इनर्ट इलेक्ट्रोड, निष्क्रिय इलेक्ट्रोड के लिए, कि यहां अगर प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है या ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड है, तब हमें प्रोडक्ट कैसे डिसाइड करना है। बात समझ में आई? तो पहला रूल क्या है? आपको इलेक्ट्रोड फाइंड करना है कि इलेक्ट्रोड कैसा है, फर्स्ट रूल। रूल नंबर 2 देखें ध्यान से, सेकंड नियम आपको क्या ध्यान रखना है? रूल नंबर 2 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको अच्छे से याद रखना। पॉइंट नंबर 2, वाटर कैन ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूस, यानी कि पानी का, ठीक है, वाटर का ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो सकता है। ऑक्सीकरण भी हो सकता है और अपचयन भी हो सकता है। वाटर कैन ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूस, अपचयन हो सकता है। ठीक है, अगर इसका ऑक्सीकरण और अपचयन हो सकता है, अगर अपचयन होगा तो ये होगा, देखो 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2, यानी कहीं वाटर दिया हुआ है और अगर वाटर का रिडक्शन हो रहा है, पानी का अपचयन हो रहा है, तो H प्लस H2 बनाएगा। और अगर वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो जो OH माइनस है, 4OH माइनस गिव्स 2H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया ऑक्सीकरण। 4 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है वाटर से, है ना, 4OH माइनस मतलब वाटर, तो 4OH माइनस से वाटर बना, प्लस कौन सी गैस निकली? ऑक्सीजन गैस। आपको इसको ध्यान रखना है, क्या याद रखना है कि अब देखो सिंपल याद रखना है कि अगर वाटर का अपचयन होता है तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन। और अगर वाटर का ऑक्सीकरण होता है तो कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, तीसरा पॉइंट, पॉली एटॉमिक आयंस ना, बहुपरमाणुक आयन, बहुपरमाणुक आयन का ऑक्सीकरण नहीं होता है, ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है, वाटर का ऑक्सीकरण होगा।
वाटर का ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण होगा। ठीक है। जो मल्टी एटॉमिक आयंस है, जैसे कार्बोनेट, मल्टी एटॉमिक का मतलब बहु परमाणु, जिसमें बहुत सारे परमाणु हो ऐसा आयन, जैसे कार्बोनेट, फॉस्फेट, नाइट्रेट, नाइट्राइट, है ना, मल्टी एटॉमिक ये है। जैसे SO4-2, कार्बोनेट CO3-2, या फॉस्फेट PO4-3, नाइट्रेट NO3-1, ये क्या है? ये पॉली एटॉमिक आयंस हैं। इनका कभी भी ऑक्सीडेशन, ध्यान रखना, नहीं होगा। अगर ये है और इसके साथ में वाटर है तो आपको वाटर का ऑक्सीडेशन करना है, और वाटर के ऑक्सीडेशन से कौन सी गैस बनेगी? ऑक्सीजन गैस। ठीक है। पॉइंट नंबर 4, हेलोजन। अगर कहीं पर भी हेलोजन आयन है तो हेलोजन का ऑक्सीकरण होता है। क्या होगा? हेलोजन का ऑक्सीकरण होगा। ठीक है, वाटर का नहीं, वाटर का नहीं। मैं आपको ट्रिक सिखा रहा हूं, तरीका बता रहा हूं कि देखो, इस ट्रिक को यूज करके आप आराम से इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोडक्ट डिसाइड कर सकते हो। क्या लिखा है मैंने रूल नंबर 4 में कि हेलोजन अगर आ जाए तो हेलोजन का आपको ऑक्सीकरण करना है। किसका ऑक्सीकरण नहीं करना है? वाटर का ऑक्सीकरण नहीं करना है। मेरे कहने का मतलब है F- हो, Cl- हो, Br- हो और I- हो, तो इनका ऑक्सीकरण होगा। उस कंडीशन में आपको यह नहीं करना है, ऑक्सीजन गैस रिलीज नहीं करवानी है। ठीक है। पॉइंट नंबर 5 एंड द लास्ट पॉइंट, ये 5 पॉइंट पे इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोडक्ट टिका हुआ है। अगर आपने 5 पॉइंट अच्छे से पढ़ लिए, आप कोई भी एग्जांपल आ जाए आपके सामने बिना पढ़े हुए उसको, है ना, पहले से बिना रटे हुए हम बता सकते हैं कि देखो इसमें ये बनेगा, ये बनेगा, पीएच में ये चेंज आएगा, सॉल्यूशन अम्लीय होगा या क्षारीय होगा। मैं अभी आपको टेबल वाइज बताऊंगा, ध्यान से देखना। लास्ट पॉइंट, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैंने आपको पढ़ाई ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज विद्युत रासायनिक श्रेणी, उसमें हाइड्रोजन आता है। आपको यह याद रखना है कि अगर इस हाइड्रोजन के नीचे वाला कोई तत्व आ गया, जैसे कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ठीक है, अगर हाइड्रोजन के नीचे वाला कोई एलिमेंट आ गया तो इस नीचे वाले एलिमेंट का अपचयन होगा। तो इस नीचे वाले तत्व का अपचयन होगा। किसका अपचयन नहीं होगा? हाइड्रोजन का अपचयन नहीं होगा। और अगर हाइड्रोजन के ऊपर वाला कोई तत्व आ गया, अगर ऊपर वाला तत्व और साथ में H+ आ गया, मतलब हाइड्रोजन के साथ कोई ऊपर वाला सोडियम, पोटेशियम, जिंक, आयरन, है ना, ऊपर वाला जो एलिमेंट है, कैडमियम, निकल, ऊपर वाला कोई तत्व आ गया तो फिर ऊपर वाले तत्व का अपचयन नहीं होगा। उस कंडीशन में किसका अपचयन होगा? हाइड्रोजन का अपचयन होगा। लास्ट पॉइंट वापस क्लियर कर रहा हूं। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसमें अगर हाइड्रोजन है, उसके नीचे वाला कोई एलिमेंट आ गया, कोई आयन आ गया, तो नीचे वाले एलिमेंट का अपचयन कर दो। हाइड्रोजन का कुछ भी नहीं करना है, मतलब हाइड्रोजन से H2 नहीं बनानी है। लेकिन अगर हाइड्रोजन के ऊपर वाला कोई तत्व आ गया, तो ऊपर वाला तत्व जैसे मान लो सोडियम Na+ आ गया, K+ आ गया, Zn+2 आ गया, Fe+2 आ गया, है ना, कैडमियम +2 आ गया, तो ऊपर वाला कोई तत्व आ गया तो ऊपर वाले तत्वों का कुछ नहीं करना है। उस कंडीशन में आपको हाइड्रोजन का अपचयन करना है, और हाइड्रोजन के अपचयन से कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस बनेगी। H+ के अपचयन से हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। इज दैट क्लियर? तो ये 5 पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं। मैं आपको इसको जो है एक टेबुलर फॉर्म में, सही रूप में इसको मैं आपको करके बताता हूं। आप देखिए इसको ध्यान से कि प्रोडक्ट कैसे डिसाइड होगा, है ना। जैसे एक टेबल बना के मैं बताता हूं, कुछ एग्जाम्पल अब आप लोग खुद ही बता दोगे अपने मन से। ये मान लीजिए आपका एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रोलाइट है। सबसे पहले मैं ले लेता हूं गलित NaCl, गलित सोडियम क्लोराइड। फिर मैं ले लेता हूं जलीय सोडियम क्लोराइड, एक्वस NaCl, जलीय सोडियम क्लोराइड। एक और ले लेते हैं जलीय सोडियम सल्फेट Na2SO4। एक और ले लेते हैं जलीय कॉपर सल्फेट CuSO4। वन मोर इज एक्वस AgCl, सिल्वर क्लोराइड। हाँ, इन एग्जाम्पल से सारे क्लियर हो जाएंगे। देखो सबसे पहले तो यहां हो गया एनोड और यहां हो गया कैथोड, और ये हो गई आपकी पीएच चेंज इन पीएच। मोस्ट इंपोर्टेंट, एग्जाम के अंदर कंपटीशन लेवल पे पीएच के ऊपर सवाल पूछते हैं, जो मैं अभी आपको बताऊंगा कि पीएच पर सवाल कैसे आता है। देखो
सबसे पहले आपको कुछ भी नहीं करना है, जो भी एग्जाम्पल दिया हुआ है उसके आयन बना लो। जैसे NaCl, तो क्या आयन बनेंगे? Na+ बनेगा और Cl- बनेगा, क्योंकि ये गलित है, दूसरा कोई आयन नहीं है। गलित है तो Na+ बना, Cl- बना। Cl- कहां जाएगा? Cl- जाएगा एनोड पर, है ना, और Na+ जाएगा कैथोड पर। तो Cl- एनोड पर गया और हम जानते हैं एनोड पर क्या बनाएगा? Cl2, और Na+ कहां गया? कैथोड पर क्या बना? Na। देयर इज नो चेंज इन pH, pH 7 की 7 होगी। पीछे पानी बच जाएगा, मतलब पीछे कुछ भी नहीं बचेगा, pH जितनी है उतनी रहेगी। देयर इज नो चेंज इन द pH। ये तो सिंपल केस है, क्योंकि एक एक आयन ही गया। अब मान लो यार दो आयन चले गए, जैसे जलीय NaCl। अब मैं आपको इस ट्रिक से सिखाऊंगा कि ये कैसे बनाने हैं। देखो, जलीय NaCl का मतलब Cl- OH- 2 बने और Na+H+ 2 बने। Cl- OH- कहां गया? एनोड पर। आ जाइए पॉइंट पर। अगर हेलोजन हो Cl- और वाटर हो, तो हेलोजन का आपको ऑक्सीडेशन करना है, वाटर का नहीं करना है। मतलब हेलोजन का ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या होगा? क्लोरीन गैस बनेगी। वाटर का कुछ नहीं होगा, OH यूं की यूं रहेगा, ये वाली रिएक्शन काम में नहीं आएगी। उधर देखें, कैथोड पर कौन गया? Na+ और H+ गया। कैथोड पर Na+ भी गया और जलीय है तो H+ भी गया। Na+H+ दोनों गए। यहां जाइए, Na+ कहां है? ऊपर। H+ कहां है? नीचे। Na ऊपर होता है, H नीचे होता है। ऊपर यानी ऊपर वाले का अपचयन नहीं होगा, तो Na+ का अपचयन नहीं होगा, तो किसका अपचयन होगा? H+ का अपचयन होगा। और H+ का अपचयन होगा तो कौन सी गैस बनेगी? कौन सी गैस बनेगी? H2। H+ का अपचयन होता है तो H2 गैस बनती है। पीछे क्या बचा? सॉल्यूशन में पीछे दो चीजें बची। एक तो रह गया Na+ जो यहां काम में नहीं आया, और एक रह गया OH-। तो Na+ OH- मिलकर क्या बना देंगे? NaOH। और NaOH बन गई तो विलयन की pH क्या होगी? 7 से ज्यादा हो जाएगी। ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, नीट लेवल पर भी और JEE लेवल पर भी, कि जलीय सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन पर विलयन की pH पर क्या फर्क पड़ता है? विलयन की pH क्षारीय हो जाती है, या विलयन जो है वो क्षारीय हो जाता है, pH 7 से ज्यादा हो जाती है। आई बात समझ में आपको? अगला एग्जाम्पल आप खुद ट्राई कर लीजिए। सोडियम सल्फेट, Na+ बनेगा, H+ बनेगा, SO4 बनेगा और OH- बनेगा। आ जाइए, SO4 बहुपरमाणु अणु। जब बहुपरमाणु आयन हो तो बहुपरमाणु आयन का ऑक्सीकरण नहीं होता है, मतलब SO4 का ऑक्सीकरण नहीं होगा, तो किसका ऑक्सीकरण होगा? OH- का ऑक्सीकरण होगा। और OH- के ऑक्सीकरण पे कौन सी गैस बनती है? OH- के ऑक्सीकरण पर ऑक्सीजन गैस बनती है। मतलब सोडियम सल्फेट का विद्युत अपघटन करोगे तो एनोड पर ऑक्सीजन गैस बनेगी। अब आ जाइए उस तरफ, Na+ और H+ गए हैं कैथोड पर, वापस से आ गया ये पॉइंट, Na ऊपर H नीचे, ऊपर वाले तत्वों का कुछ नहीं होगा, तो H का अपचयन होगा और H के अपचयन से कौन सी गैस बनेगी? हाइड्रोजन गैस। विलयन में क्या रह गया? Na2SO4 एज इट इज रह गया। देयर इज नो चेंज इन द pH में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। सिर्फ वाटर ही तो यूज हुआ है, वाटर ही तो यूज है। अभी वाटर का H+ H2 बना रहा है, वाटर का OH- O2 बना रहा है, तो Na2SO4 तो एज इट इज रह गया। विलयन की pH में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, जलीय कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट मतलब एनोड पर कौन गया? सल्फेट और OH-। आ जाइए वापस से, सल्फेट और OH- में सल्फेट का ऑक्सीकरण नहीं होगा, तो किसका ऑक्सीकरण होगा? OH- का ऑक्सीकरण होगा। और OH- के ऑक्सीकरण से कौन सी गैस बनती है? ऑक्सीजन गैस बनेगी। ठीक है, फिर कॉपर +2 और H+। कॉपर +2 और H+ कहां गए? कैथोड पर। कैथोड पर दो गए, कॉपर +2 और H+। आ जाइए यहां पे, कॉपर +2 कहां है? H के नीचे है, और नीचे वाले तत्व का क्या होता है? अपचयन होता है। तो इस बार H का अपचयन नहीं होगा और कॉपर का अपचयन होगा, और कॉपर का अपचयन होगा तो कैथोड पर क्या बनेगा? कॉपर +2 से कॉपर बनेगा। देखो इजीली, नहीं समझ में आया आप मुझे कमेंट बॉक्स में वापस कमेंट करके बताना, कोई भी एग्जांपल हो मैं वापस आपको रिप्लाई जरूर दूंगा, है ना। आपको ये समझ में आना चाहिए कि हाउ वी डिसाइड द इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोडक्ट, हम कैसे डिसाइड करते हैं, है ना। कोई भी दिक्कत हो डायरेक्ट कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे लिख के जरूर भेजना कि सर मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आया, ये कैसे हुआ, तो मैं उसको वापस एक बार अलग से रिपीट करके आपको जरूर बताऊंगा। O2 एंड कॉपर, समझ में आया बात? कॉपर +2 था और H+ था, लेकिन कॉपर +2 नीचे है तो नीचे वाले का अपचयन होगा, H+ का अपचयन नहीं होगा, तो H का अपचयन नहीं हुआ तो कॉपर का अपचयन हुआ।
पीछे क्या रह गया सॉल्यूशन में? पीछे रह गया एक तो सल्फेट और एक कॉपर तो चला गया H प्लस, है ना, वाटर में से OH माइनस से तो O2 बन गया, तो पीछे बचा H प्लस, यानी H प्लस और SO4 बच गया। H प्लस और SO4 क्या बनाएंगे? H2SO4। H प्लस और SO4 से H2SO4 बनेगा, मतलब विलयन की pH क्या होगी? अम्लीय हो जाएगी, विलयन अम्लीय हो जाएगा, pH 7 से कम हो जाएगी। है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, पूछा हुआ एग्जाम में। pH में क्या चेंज होता है? 7 से डिक्रीज, 7 से कम हो जाएगी। लास्ट देखो, जलीय AgCl, व्हाट हैपेंस बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस AgCl? करते हैं इसका इलेक्ट्रोलाइसिस, मैं करके बताता हूं आपको और भी क्लियर, पूरा ओपन करके। अगर इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो क्या बनेगा? Ag प्लस H प्लस Cl माइनस OH माइनस, 4 आयन बने। चलिए Cl माइनस OH माइनस कहां जाएगा? एनोड पर, क्योंकि एनोड पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव है। चलो Cl माइनस और यानी हेलोजन गया और वाटर गया, तो हेलोजन और वाटर में वाटर का कुछ नहीं होगा, हेलोजन का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, और हेलोजन का ऑक्सीडेशन Cl का ऑक्सीकरण होगा, तो कौन सी गैस बनेगी? Cl2 गैस। क्लियर? दूसरा, Ag प्लस और H प्लस गए यहां पर कैथोड पर, क्या हुआ? Ag प्लस और H प्लस, तो हम आ सकते हैं यहां पर, Ag नीचे है H ऊपर है, तो Ag का अपचयन होगा, H का नहीं होगा। Ag का अपचयन होगा तो यहां पर सिल्वर जमा हो जाएगी, कैथोड पर सिल्वर का डिपोजिशन हो जाएगा, सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगी। पीछे क्या बचा? ये गया और ये गया, पीछे क्या बचा? H प्लस और OH माइनस। H प्लस और OH माइनस मतलब वाटर, और वाटर की pH क्या होती है? वाटर की pH होती है 7, मतलब विलयन की pH 7 ही रहेगी, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बात समझ में आई आपको? तो ये मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है उसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस और विद्युत अपघटन और विद्युत अपघटन से बनने वाले उत्पाद। ये मैंने आपको कंप्लीट करवाया अप टू द लास्ट पॉइंट, एंड पॉइंट तक, है ना। इसके आगे बहुत है, ये यहां तक अगर आपने इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोडक्ट पढ़ लिया तो कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आज के लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे जो ये इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोडक्ट बने ये कितने ग्राम बने, कितना क्लोरीन बना, कितना सिल्वर बना। कहने का मतलब है विद्युत अपघटन के उत्पाद की मात्रा यानी फैराडे के नियमों के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।